नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ नंबर लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले क्वेश्चन है, आधुनिक युग है मतलब कैसा है लोकतंत्र का। दूसरा है, लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुमत से अर्थात जिस पक्ष में भी अधिक लोग होते हैं उसी के हिसाब से लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये किसके शब्द हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, तो इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन। फोर्थ है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे। अमेरिका। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। यूनानी। डिमोस शब्द का अर्थ है लोग, क्रेशिया का अर्थ है शासन और डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है जनता का शासन। जो ये डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है यहाँ से लेकर और डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है यहाँ तक के प्रश्न 9th में ही नहीं, मैंने अक्सर इन्हें 10th के पेपरों में भी देखा है। इसीलिए आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है सभी प्रश्नों को, क्योंकि अगर 10th में आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का, जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और क्लास 9th में इसे बहुत बार प्रयोग किया गया है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। जैसे कि हमने जब कल वीडियो बनाई थी लेसन की, तो हमने देखा था कि हालांकि पाकिस्तान में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जनता अपने शासकों को चुनती है, लेकिन वे फैसले नहीं कर पा रहे थे। फैसले जो थे सैनिक शासन या फौजी शासन जिसका नेतृत्व परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, वे ले रहे थे। इसीलिए देखिए, हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं लोकतंत्र के अंदर, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता भी उन्हीं के पास होनी चाहिए, उन्हीं के निर्णय मान्य होने चाहिए। उसके बाद है, दुनिया के अधिकतर देशों में कैसी शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। देखिए, बहुत सारे देश तो ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि उनके देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, चाहे वो असलियत में ना भी हो। म्यांमार में शासन का स्वरूप कैसा है। सैनिक शासन है वहाँ पर। और फिर अगला क्वेश्चन है, पिनोशे किस देश के तानाशाह था। चिले का। उसके बाद है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब पाकिस्तान में तख्ता पलट की अगुवाई की। अक्टूबर 1999 को, 1999 में। परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह कब करवाया। 2002 में, ताकि अपने 5 साल के कार्यकाल को बढ़ा सके। परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेम ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान कब बदला। 2002 में। देखिए यहाँ पर लीगल फ्रेम ऑर्डर क्या है, एक खास प्रकार का बनाया गया एक्ट था जिसके तहत इस संविधान को ही बदल दिया गया। हो सकता है कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए कि परवेज मुशर्रफ ने किस अधिनियम के जरिए पाकिस्तान का संविधान 2002 में बदला, तो इसका उत्तर होगा लीगल फ्रेम ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह क्यों करवाया। अपने आप को 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए, अपना कार्यकाल जो था आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। आगे है, चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति, चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। चीन की संसद के पास, जिसे राष्ट्रीय जनसंसद भी कहा जाता है। उसके बाद है, संपूर्ण चीन से राष्ट्रीय जन संसद में भाग कितने सदस्य लेकर कितने सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात वहाँ की संसद में कितने सदस्य, जैसे हमारी लोकसभा के अंदर 543 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं, तो वहाँ की संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं। 3000 सदस्य। चीन की संसद को क्या कहा जाता है। क्वांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहोई अथवा
राष्ट्रीय जनसंसद, पेपर में दोनों ही आपको आ सकते हैं, ये नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। चीन में हमेशा किस पार्टी की सरकार बनती है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद नियमित चुनाव होते हैं? 5 वर्ष बाद। हमारे देश में भी 5 वर्ष बाद। चीन की राष्ट्रीय जनसंसद के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं संसद के लिए तो वहाँ पर प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सहमति लेनी पड़ती है। उसके बाद जितने भी चुनाव में व्यक्ति खड़े हैं उनमें से जो भी जीतेगा वो किस पार्टी का होगा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। चीन में भयावह अकाल कब पड़ा? 1958 से लेकर 1961 तक। इस भयावह काल में कितने लोग मारे गए? लगभग 3 करोड़, जो कि सरकारी डाटा है, हो सकता है इससे बहुत बहुत ज़्यादा मारे गए हों। और यहाँ पर ना एक बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि जब चीन में भयावह अकाल पड़ा था उस समय हम चीन से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे देश में मरने वालों लोगों का जो डाटा था वो चीन से बेहद कम था। कारण यही था कि हमारी लोकतांत्रिक सरकारें थी, उन्होंने खाद्य सुरक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित किया। जबकि चीन में जब कोई भी व्यक्ति चुना जाए उसे इजाज़त कम्युनिस्ट पार्टी से लेनी पड़ती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बनाती है, तो उन्हें इतनी इस बात की चिंता नहीं होती कि अगर हम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी। इसीलिए सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, चीनी सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, एक ही पार्टी के शासन की वजह से वहाँ पर लोगों को उतनी ज़्यादा सुविधाएं और अधिकार प्राप्त नहीं होते जितने भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन भयावह काल में लोगों को मरने से क्यों ना बचा पाया? क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी का सरकार शासन था, यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, और सरकारी नीतियाँ बेहद कमज़ोर थी। इस वजह से जो है अकाल इतना भयावह रूप धारण कर गया। मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? अब हम नए देश की तरफ बढ़ते हैं कि हम यहाँ से क्या देखेंगे। मैक्सिको 1930 में स्वतंत्र हुआ। मैक्सिको में कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं? 6 वर्ष बाद। मैक्सिको में PRI पार्टी को कब तक जीत मिलती रही? 2000 ईस्वी तक। मैक्सिको में 1930 से 2000 तक सत्ता में रही मुख्य पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। देखिए, जब हम चीन की बात कर रहे थे तो चीन में लोकतंत्र बताने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, तो लोकतंत्र का सही मायने में वो रूप या आत्मा नहीं हो सकती। फिर हमने देखा मैक्सिको स्वतंत्र भी होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव भी होते हैं, वहाँ विकल्प भी हैं, PRI पार्टी भी है और अन्य पार्टियाँ भी हैं, परंतु हर बार मैक्सिको में PRI पार्टी जीतती रही। कोई भी हथकंडा अपनाया लेकिन जीत जो थी वो PRI पार्टी को ही चाहिए थी। इवन के स्कूल के अध्यापकों को, सरकारी कर्मचारियों को मतदान के समय बिल्कुल मतदान केंद्र को बदल देना, ऐसे तरीके बताते हैं कि जब स्वतंत्र चुनाव ही नहीं हो रहे तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ भी कहेंगे मैक्सिको में कि एक फला फूला और एक सच्चा लोकतंत्र नहीं है। उसके बाद है मैक्सिको में 1930 से 2020 तक सत्ता में रही मुख्य पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद है सीरिया देश की एक प्रमुख पार्टी का नाम बाथ पार्टी। वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि करने से पहले बाथ पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। और सीरिया किस महाद्वीप में पड़ता है? पश्चिम एशिया में। उसके बाद है किस देश में रूसी अल्पसंख्यकों का मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है? एस्टोनिया में। तो देखिए, जहाँ पर रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मतदान का अधिकार ही नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो क्या सच्चे अर्थों में एस्टोनिया में लोकतंत्र हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद है किस देश की चुनाव प्रणाली में मूलवासियों की वोट का महत्व भारतीय मूल जो फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं उनसे अधिक है?
ऐसा है फिजी देश में। तो फिजी देश में भी हम कहेंगे कि लोकतंत्र जो है वो अपनी पूरी आत्मा के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की एक विशेषता ये भी है कि सभी वयस्कों को समान वोट का अधिकार मिले और उनकी वोट की वैल्यू भी समान होनी चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं सऊदी अरब की तरफ। कुछ समय पहले तक किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब में। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। अब देश की आधी जनसंख्या जो है वो महिलाओं की होती है, कहलाई जाती है, लेकिन अगर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला, सिर्फ पुरुष ही वोट डालते हैं, तो महिलाओं के बिना यानी कि पूरे एक ऐसी आबादी जो आधी है उन्हें वंचित करके वोट के अधिकार से क्या कोई देश लोकतंत्र स्थापित कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद है सद्दाम हुसैन किस देश के तानाशाह बनकर उभरे? इराक के। इराक को सद्दाम हुसैन की तानाशाही से मुक्ति दिलाने में मुख्य रूप से किस देश ने मदद की? अमेरिका ने। अमेरिका ने ही वहाँ से सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी को स्थापित किया था। उसके बाद है जिम्बाब्वे को कब अल्पसंख्यक गोरों से आज़ादी मिली? 1980 में। यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन जो हैं अब जिम्बाब्वे से रिलेटेड शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि जिम्बाब्वे में जो है उनको आज़ादी किन से मिली थी? गोरों से। उसके बाद है जिम्बाब्वे में 1980 के बाद किस पार्टी का शासन था? जानू पीएफ दल का। दल मतलब पार्टी, जानू पीएफ मेन नाम है। जिम्बाब्वे की पार्टी जानू पीएफ के नेता कौन थे? राष्ट्रपति मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे किस देश के राष्ट्रपति थे? जिम्बाब्वे के। यह मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? 2017। कितने लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। वे लोकप्रिय भी थे और उनकी पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्ष भी बहुत किया, लेकिन इसके बावजूद मुगाबे ने बार बार अपने आप को स्थापित करने के लिए गलत तरीके अपनाए। ठीक है, कोई पार्टी लोकप्रिय है, किसी ने देश के लिए संघर्ष किया है, लेकिन जब लोकतंत्र स्थापित हो जाता है उसके बाद जो है चुनाव तभी होना चाहिए जब एक हेल्दी विकल्प स्थापित हो। ये थोड़ी ना कि हर बार एक ही पार्टी, एक ही नेता बार बार देश के अंदर आता रहे और जबकि वो गलत तरीके से आता है। अच्छे तरीके से आए, अच्छे काम करके आए, समझ आता है, परंतु अगर गलत तरीके का प्रयोग करता है तो वो गलत है। चीनी सरकार ने किस साइट्स, हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, चीनी सरकार ने किन वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाकर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया ताकि चीन के लोगों को या विश्व को ये ना पता चल सके कि चीन की असली देश के अंदर क्या हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है गूगल और yahoo.com। सुना होगा आपने, गूगल तो आप अब भी देख रहे हैं। उसके बाद है कनाडा की एक मुख्य पार्टी का नाम लिबरल पार्टी। कनाडा के लोगों में बहुत नापसंद की जाने वाली पार्टी जो थी वो लिबरल पार्टी थी और वे चाहते थे कि लिबरल पार्टी ना आए अगली बार सत्ता में, परंतु आएगी, लेकिन जनता की ताकत ने इसे बदला और वे नहीं आए। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ जो शब्द है वो पुराने रूस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा और बहुत सारे देशों को समाया हुआ था और विघटन होने के बाद 15 देश इससे अलग हो गए थे। सोवियत संघ का विघटन जो है दिसंबर 1991 को हुआ। उसके बाद है सोवियत संघ के विघटन से कितने स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए? 15 देश। सोचिए कितना बड़ा देश होगा। सोवियत संघ यानी कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में भी और यूरोप में भी। उसके बाद है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की एक विशेषता, इसमें जनप्रतिनिधि शासन चलाते हैं, अर्थात लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं चुनावों के जरिए, फिर वे प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, परंतु वे जवाबदेह हैं जनता के प्रति। उसके बाद है तानाशाही की एक विशेषता। तानाशाही बिल्कुल राजतंत्र जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि वो
राजा नहीं होता, वो कोई क्रूर व्यक्ति भी हो सकता है या आम व्यक्ति भी, लेकिन शासन उसकी मर्जी से चलता है। ऐसी फॉर्म को, गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म को तानाशाही कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरों से बेहतर है। कैसे? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह है। इसका मतलब क्या है कि यदि शासन प्रणाली कोई भी फैसला लेती है, कोई भी निर्णय लेती है, तो जनता को जवाब देना होगा उन्हें कि हमने ये फैसला क्यों लिया, इसमें जनता का हित क्या है। यदि जनता को उसमें अपना हित नज़र नहीं आता तो ये भी बताना होगा कि ये फैसला कैसे उनके हित में हो सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर आता रहता है एग्जाम में कि कौन सी सरकार जो है अधिक जवाबदेह है, तब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आएगी। और यदि ये प्रश्न आ जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरों से बेहतर कैसे है, तो क्योंकि ये जवाबदेह है। उसके बाद है लोकतंत्र का एक दोष, इसमें संख्या बल को महत्व दिया जाता है। अर्थात यदि मान लीजिए दिन भी है और 100 लोग खड़े हैं, 100 में से 99 ये कहते हैं कि नहीं ये रात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रात हो गई। ज़्यादा संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि ये रात है, तो क्या ये रात हो जाएगी, जबकि असलियत में वो दिन है। यही एक दोष जो है सबसे बड़ा थोड़ा सा नज़र आता है सभी को कि संख्या बल को महत्व दिया जाता है, ये दोष इसमें आ जाता है, संख्या बल को महत्व। उसके बाद है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता। अलोकतांत्रिक मतलब जो लोकतंत्र का दिखावा करते हैं परंतु लोकतंत्र होते नहीं हैं। एक दलीय शासन प्रणाली, जैसे कि कौन से देश में थी? चीन में। सैनिक शासन, बताइए कौन से 2 देश हैं? एक तो पाकिस्तान और एक म्यांमार। और तीसरा है अनिर्वाचित, मतलब जिस शासक को चुना ही नहीं गया वो असलियत में शासक है, जैसे कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में। उसके बाद है लोकतंत्र की एक जरूरी शर्त। देखिए लोकतंत्र की जरूरी शर्तें बहुत हैं, जैसे कि शासक जो हैं जिन्हें चुना गया है वही फैसले करें, ठीक है ना। तो इसलिए एक शर्त तो वो हो गई। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने आपको लेसन भी यहाँ पर पढ़ा दिया बहुत अच्छे ढंग से, कि हम देख रहे थे कि जो PRI पार्टी थी वो क्या करती थी, गलत तरीके से चुनाव जीतती थी। तो नहीं, लोकतंत्र की एक जरूरी शर्त है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। उसके बाद है किस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है? ऐसा तो लोकतंत्र में ही होता है। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद। सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? देखिए हर लेसन में या हर लेसन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क मताधिकार, जो भी एक वयस्क नागरिक है जिसकी आयु भारत के अनुसार 18 वर्ष या से अधिक है, बिना किसी भेदभाव के उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और ऐड करेंगे कि प्रत्येक वोट का समान मूल्य होने के अधिकार को भी हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहेंगे। 5 वर्षों के बाद यहाँ पर है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना। जैसे हमने फिजी में देखा था कि वोट सबके पास एक एक है, परंतु जो फिजी के मूल निवासी हैं उनके वोट का मूल्य जो भारतीय मूल के फिजी निवासी हैं उनके वोट से ज़्यादा है। तो वो क्या है, फिर वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। यानी कि वोट, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट हो और उस वोट का समान मूल्य हो, तो वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहलाएगा। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार है? तो बताइए आप कितने का है? हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे जब वो 18 वर्ष की आयु पार कर लेता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। कौन सी शासन प्रणाली अधिक जवाबदेही शासन वाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। पहले हमने किया था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक अच्छा रूप क्या है कि वो जवाबदेही वाला है। अब है कौन सी शासन प्रणाली में ज़्यादा जवाबदेही वाला रूप है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में।
भारत में लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? संसद को, क्योंकि यहीं पर चुने हुए सदस्य जो हैं बैठकर, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, वो कानूनों का निर्माण करते हैं। अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। किस देश में ओंग सान सू की का संबंध है? म्यांमार से। ये बहुत बहुत संघर्षशील महिला हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक म्यांमार की आज़ादी के लिए वहाँ से सैनिक शासन को हटाने के लिए संघर्ष किया। ओंग सान सू की को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार से। उनके देश के सैनिक शासन को उनकी कदर हो ना हो, लेकिन पूरे विश्व को उनकी कदर है। उसके बाद है सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है? अलोकतांत्रिक। किस देश में लिखित संविधान का कोई उदाहरण नहीं मिलता? तो वो है ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनावों का संचालन जो है वो कौन करता है? चुनाव आयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में शांति बहाल करने के लिए और तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसकी जिम्मेवारी लेते हुए एक पूरे विश्व के लिए यूएन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, और जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना जो थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके मुख्य अंग कितने हैं? 6। और इसमें जो है लगभग विश्व के सारे ही देश जो हैं इसके सदस्य हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि इतनी बड़ी संस्था से जुड़कर उसके हितों की रक्षा हो सकती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है सुरक्षा परिषद, जो ये प्रयास करता है कि देशों के बीच युद्ध ना हो। यदि युद्ध होता भी है तो उसे कैसे शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है, जिसमें से 5 सदस्य बिल्कुल स्थायी हैं जो कभी नहीं बदलते, जबकि सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है, जिन्हें कुछ समय के बाद जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। कभी मतलब किन्हीं देशों को मौका मिलता है और कभी किसी देश को। इस प्रकार मुझे आशा है कि आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी, और कोई भी ऐसा आपको मंच नहीं मिल सकता, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, कि जहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक लेसन के 70 प्रश्न या उससे अधिक भी मिल जाएंगे। इसीलिए आप सब इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। आप अपने लेसन को थोरोली स्टडी कर सकते हैं और सारे प्रश्न लिख सकते हैं। हमने साथ साथ समझाए भी हैं और भी अन्य रिलेटेड जानकारियाँ आपको देने का प्रयास किया है। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।